हेलो दोस्तों। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से पूरे डेकेड में ग्लोबल इम्बैलेंसेस धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन फिर ये वापस बढ़ने लगे। कुछ देश जितना कमाते हैं वो कंसिस्टेंटली इससे ज़्यादा खर्च करते हैं। दूसरे देश जितना खर्च करते हैं वो कंसिस्टेंटली उससे ज़्यादा कमाते हैं। इनसे जो गैप्स बनते हैं वो मॉडर्न ट्रेड जितने ही पुराने हैं। मतलब सरप्लसेस और डेफिसिट्स बॉर्डर्स के पार कैपिटल, गुड्स और सर्विसेज के जैसे फ्लो करते हैं। कौन सा देश सरप्लस मेंटेन करेगा या डेफिसिट में रहेगा, ये टाइम के साथ बदलता रहता है। अपने आप में सरप्लस या डेफिसिट कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन फिलहाल इनका साइज और लगातार चलते रहना काफ़ी अजीब है। यूएस अब अपने जीडीपी के लगभग 4% के करंट अकाउंट डेफिसिट में है। यूएस, चाइना, जर्मनी और जापान मिलाकर ग्लोबल इम्बैलेंसेस का लगभग 66% हिस्सा हैं, और इन देशों के ये पोजीशंस टाइम के साथ और पक्के हो गए हैं। 1980s के बाद से सरप्लस या डेफिसिट का एवरेज ड्यूरेशन लगभग डबल हो गया है। इसी बैकग्राउंड में आईएमएफ ने रिसेंटली एक पॉलिसी पेपर पब्लिश किया था। ये इस बात को समझने की कोशिश करता है कि ग्लोबल इम्बैलेंसेस को ड्राइव क्या करता है और कौन से पॉलिसीज एक्चुअली उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी रिपोर्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम इम्बैलेंसेस से रिलेटेड कुछ बेसिक समझेंगे, फिर हम इम्बैलेंसेस को समझने की ज़रूरत को देखेंगे। हम करंट ग्लोबल इम्बैलेंसेस के बढ़ने के कारण भी देखेंगे। एंड में हम ये समझेंगे कि इम्बैलेंसेस के लिए पॉलिसी क्या कर सकता है और क्या नहीं। मैं हूं आपका होस्ट श्रेष्ठ। आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ेरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। इम्बैलेंसेस को समझने के लिए इकोनॉमिस्ट्स किसी देश के करंट अकाउंट बैलेंस के एक सिंपल अकाउंटिंग आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। मतलब उस देश का नेशनल सेविंग माइनस उसका डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। हम इसके मैथ को नहीं समझेंगे, लेकिन हम ये समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। मान लो एक देश एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट्स करता है, तो वो नेट इंपोर्ट्स को फाइनेंस कैसे करेगा? या तो वो बाहर से बोरो करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, या एसेट्स बेचेगा। मतलब कैपिटल इनफ्लोज सेविंग के साथ कंपैरिजन में बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर किसी देश के पास एक्सपोर्ट सरप्लस है तो पैसे का क्या करेगा? वो ज़्यादा सेव करेगा, दूसरों को लेंड करेगा, या कहीं और इन्वेस्ट करेगा। उसकी अपनी इकोनॉमी शायद इतना एब्जॉर्ब ना कर पाए, मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाता है। इस लेंस से देखें तो जापान का लगातार एक्सपोर्ट सरप्लस ये दिखाता है कि वहाँ हाई कॉर्पोरेट सेविंग्स हैं और कंपैरिजन में कम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ यूएस में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, जहाँ हाउस होल्ड सेविंग और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिमांड है। बेसिकली करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड करंट अकाउंट का सबसे बड़ा ड्राइवर होता है। अगर कोई देश ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो डिफरेंस को आइडियली फॉरेन कैपिटल से फाइनेंस करना पड़ेगा और वाइस वर्सा। इसलिए इम्पैक्ट दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। अमेरिकन डिसेविंग यूएस डेफिसिट को बढ़ाता है, लेकिन ऐसा फॉरेन कैपिटल जो डॉलर एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, इसके बढ़ने से भी ऐसा होता है। यूएस का लगातार डेफिसिट में रहने का एक कारण है कि बाकी दुनिया डॉलर्स होल्ड करना चाहती है। आईएमएफ का सेविंग इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क यूजफुल है क्योंकि ये दिखाता है कि डोमेस्टिक पॉलिसीज ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे शेप करती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक लेंस है। एंड में ये बस एक अकाउंटिंग आइडेंटिटी है और ये हमेशा असलियत नहीं दिखाता। ट्रेड इम्बैलेंसेस दूसरे कारणों से भी हो सकता है। बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब इम्बैलेंसेस अनवाइंड होते हैं, मतलब इनका इम्पैक्ट दिखना शुरू होता है। अगर अनवाइंडिंग ऑर्डरली हो, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे शिफ्ट करें, प्राइसेस एडजस्ट हो, तो ग्लोबल इकोनॉमी उसे अब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर अनवाइंडिंग डिसऑर्डरली हो तो पिक्चर अलग होती है। अचानक कैपिटल आउटफ्लोज होते हैं, एसेट प्राइसेस क्रैश होते हैं और डीप रिसेशंस आते हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल है। इम्बैलेंसेस फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज के साथ बिल्ड हुए और फिर वायलेंटली अनवाइंड हुए, बिना टाइमली कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी रिस्पॉन्स के। जो देश बड़े डेफिसिट्स में हैं वो खास करके ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। उन्हें अपने गैप को फाइनेंस करने के लिए कंटिन्यूस कैपिटल इनफ्लोज चाहिए होते हैं। जब ग्लोबल कंडीशंस टाइटन हो या इन्वेस्टर्स रीथिंक करें तो सडन स्टॉप हो सकता है। मतलब बोरोइंग महंगा हो जाता है, करेंसी वॉलेटाइल हो जाती है और डोमेस्टिक डिमांड गिर जाती है। जो देश सरप्लस में होते हैं वो सेफर लग सकते हैं, लेकिन वो भी डिस्टॉर्शंस क्रिएट करते हैं। उनकी एक्सेस सेविंग्स जब बाहर जाती हैं तो वो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स को कम करती हैं, जिससे रेसिपिएंट इकोनॉमीज में एक्सेसिव रिस्क टेकिंग और लेवरेज बढ़ता है। एक और ज़रूरी बात यह है कि सरप्लस वाले देश पर एडजस्ट करने का प्रेशर कम होता है। वो नेट लेंडर्स होते हैं। मार्केट इवेंचुअली बोरोअर को डिसिप्लिन करता है, लेकिन सेवर को नहीं। ये स्ट्रक्चरल एसिमेट्री इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स ने 1943 में हाईलाइट की थी। इसका पॉलिटिकल एंगल भी है। ट्रेड ओवरऑल इनकम बढ़ाता है, लेकिन गेन्स डिफ्यूज होते हैं और लॉसेस स्पेसिफिक रीजन्स, इंडस्ट्रीज और वर्कर्स में कंसंट्रेटेड। ये कंसंट्रेशन प्रोटेक्शनिज्म को फ्यूल करता है।
टैरिफ्स बढ़ते हैं और आउटपुट गिरता है बिना इम्बैलेंस सॉल्व किए। ये एक ट्रैप है जिसमें करंट सिचुएशन ईजिली जा सकती है। सारे इम्बैलेंसेस डेंजरस नहीं होते। अगर कोई डेवलपिंग इकोनॉमी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिसिट चला रहा है तो ये बिल्कुल रैशनल हो सकता है। कंसर्न तब होता है जब पॉलिसी डिस्टॉर्शंस की वजह से इम्बैलेंसेस बढ़ने लगते हैं, फंडामेंटल्स से ज़्यादा देर टिकते हैं और फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ के साथ अक्यूमुलेट होते रहते हैं। इम्बैलेंसेस का रिसेंटली बढ़ना एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाता है। यूएस और चाइना ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। यूएस में पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में मल्टीपल फोर्सेस एक साथ आए। हाउस होल्ड सेविंग रेट्स गिर गए, फिजिकल डेफिसिट्स बढ़ गए, एआई स्पेंडिंग की वजह से बिजनेस इन्वेस्टमेंट कुछ हद तक सर्ज हुआ। ये सब सेविंग इन्वेस्टमेंट लेंस से डेफिसिट को बढ़ाते हैं। साथ ही ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी हाई है। दूसरी तरफ चाइना है जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वो अपने कंजम्पशन से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। उसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सपोर्ट्स को पुश करती है। एक्सपोर्ट सेक्टर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, जबकि हाउस होल्ड्स को ट्रांसफर्स कम मिलते हैं। एक्सेस सेविंग्स बाहर इन्वेस्ट होती हैं। चाइना यूएस ट्रेजरीज का एक बड़ा होल्डर है। रियल एस्टेट सेक्टर कोलैप्स ने डोमेस्टिक डिमांड को और वीकन किया है। हाउस होल्ड श्योर नहीं है तो वो ज़्यादा सेव कर रहे हैं। ये भी करंट अकाउंट सरप्लस को बढ़ाता है। डेमोग्राफिक्स का भी यहाँ एक रोल है। जर्मनी, जापान और चाइना में एजिंग पॉपुलेशंस हैं जो सेविंग रेट्स को स्ट्रक्चरली बढ़ाते हैं। रिटायरमेंट के पास लोग वेल्थ अक्यूमुलेट करते हैं और पेंशन सिस्टम्स पूरा गैप कवर नहीं करते। ये सिक्लिकल नहीं, स्ट्रक्चरल फोर्स है। आईएमएफ के हिसाब से ऐसे फिस्कल, सिक्लिकल और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स मिलकर यूएस और चाइना के करंट अकाउंट चेंजेस को लगभग आधा एक्सप्लेन करते हैं। बाकी आधा क्लियर नहीं है। लेकिन ब्रॉड पॉइंट ये है कि ड्राइवर्स लार्जली डोमेस्टिक हैं। तो सवाल ये है कि अगर ड्राइवर्स डोमेस्टिक हैं तो पॉलिसी क्या कर सकती है। आईएमएफ ने 3 मेजर पॉलिसी लीवर्स एनालाइज किए हैं: टैरिफ्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इकोनॉमी वाइड इंटरवेंशंस। सबसे पहले टैरिफ समझते हैं। इसको समझने का आसान तरीका ये है कि इंपोर्ट्स पर टैक्स लगाओ तो इंपोर्ट्स कम होंगे और डेफिसिट कम होगा। लेकिन रियलिटी में टैरिफ्स का करंट अकाउंट पर न्यूट्रल इम्पैक्ट होता है। क्यों? एक्सचेंज रेट की वजह से। जब इंपोर्ट्स गिरते हैं, करेंसी की सप्लाई फॉरेन मार्केट में कम हो जाती है तो करेंसी अप्रिशिएट करती है। स्ट्रॉन्ग करेंसी एक्सपोर्ट्स को महंगा और इंपोर्ट्स को सस्ता बना देती है और इनिशियल इफेक्ट न्यूट्रल हो जाता है। रिटेलिएशन सिचुएशन को और खराब करता है। यूएस चाइना और यूएस ईयू केसेस में मेजॉरिटी टैरिफ्स का रिस्पॉन्स रिटेलिएशन होता है। तब ये ग्लोबल शॉक बन जाता है, आउटपुट गिरता है लेकिन इम्बैलेंस ज़्यादा चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। सेक्टर लेवल इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इम्पैक्ट मिक्स्ड होता है। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इनकम्स बढ़ती हैं, लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं, इंपोर्ट्स बढ़ते हैं और करंट अकाउंट और ख़राब हो जाता है। अगर पॉलिसी इनएफिशिएंट हो तो प्रोडक्टिविटी गिरती है, लोग प्रिकॉशनरी सेविंग्स बढ़ाते हैं और करंट अकाउंट इंप्रूव हो सकता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ऐसा पॉसिबल है। सबसे क्लियर इम्पैक्ट मैक्रो लेवल इंटरवेंशंस का होता है। ये चाइना के मॉडल में दिखता है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने फॉरेक्स रिजर्व्स अक्यूमुलेट करके करेंसी अप्रिसिएशन को रोका। कैपिटल कंट्रोल्स हाउस होल्ड्स को बाहर इन्वेस्ट करने से रोकते हैं। वीक सोशल सेफ्टी नेट और क्रेडिट रिस्ट्रिक्शंस कंजम्पशन को कम करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स सेविंग्स को प्रायोरिटी सेक्टर्स में चैनल करते हैं। ये कॉम्बिनेशन काम तो करता है। चाइना के नेट फॉरेन एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हाउस होल्ड्स का कंजम्पशन लोअर है। आईएमएफ ने 2 सिनेरियोज मॉडल किए। पहला, करंट ट्रेंड्स चलते रहें और टैरिफ्स और बढ़ते हैं। यूएस हाई डेफिसिट्स मेंटेन करता है, चाइना एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कंटिन्यू करता है, सब टैरिफ्स बढ़ाते हैं। इसका रिजल्ट, आउटपुट थोड़ा गिरता है लेकिन इम्बैलेंसेस चेंज नहीं होते। दूसरा, कोऑर्डिनेटेड रिफॉर्म्स। यूएस फिस्कल कंसोलिडेशन करता है, चाइना सोशल स्पेंडिंग बढ़ाता है और डिस्टॉर्शंस कम करता है, यूरोप इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। इसका रिजल्ट, इम्बैलेंसेस काफ़ी कम होते हैं और ग्लोबल जीडीपी बढ़ता है। प्रॉब्लम ये है कि कोऑर्डिनेशन मुश्किल है। डेफिसिट कंट्रीज पर एडजस्ट करने का प्रेशर होता है लेकिन सरप्लस कंट्रीज पर कोई प्रेशर नहीं। जर्मनी या चाइना को स्पेंड करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। केन्स ने इस प्रॉब्लम के लिए एक इंटरनेशनल क्लियरिंग यूनियन प्रपोज किया था जिसमें सरप्लस और डेफिसिट दोनों कंट्रीज पर प्रेशर होता, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया। आज इस बात के बीच का गैप कि क्या काम करता है और क्या पॉलिटिकली पॉसिबल है, ये काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादातर देश टैरिफ्स पर डील्स कर रहे हैं लेकिन सेविंग इन्वेस्टमेंट डायनामिक्स नहीं बदल रहे। आपको क्या लगता है ये करंट कंडीशंस कितनी देर तक चलेंगे? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें ज़रूर बताना। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।